हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अम्ल और क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को जाना, इनकी क्या पहचान होती है, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, अम्ल क्षार होते क्या हैं, इनके रासायनिक क्या गुण होते हैं, सभी के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, सूचक के बारे में। इसके अलावा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसके फार्मूले से कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सूचक के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडिकेटर। तो यह जानते हैं कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल या क्षार में डालने पर उनके जो रंग होते हैं या गंध होते हैं वो बदल जाते हैं। सरल शब्दों में बात की जाए तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जैसे आपने एक इंडिकेटर का नाम बहुत सुना है, लिटमस। और लिटमस जो नीला लिटमस होता है, अगर उसे अम्ल में डाले तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस को क्षार में डाले तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षार है। तो ये अपने रंग परिवर्तन के द्वारा ही हमें दिखाता है कि दिया गया विलयन अम्ल है अथवा क्षार। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार में अपना रंग या गंध बदलते हैं। आइए जानते हैं सूचक के प्रकार के बारे में। सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और थर्ड है गंधीय सूचक। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक सूचक की, तो ये पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया के पौधे के फूल, हल्दी इत्यादि। तो इनमें से आप कोई 2 उदाहरण याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कृत्रिम या संश्लेषित सूचक की। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन और भी कई कृत्रिम सूचक हैं जो आगे मैं आपको टेबल के रूप में दिखाऊंगा। बात करते हैं अगले सूचक की, जो कि है गंधी सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है जिसमें कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक सब दिए गए हैं, और उनके लिस्ट बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक सूचक की, जो कि है पहला एग्जाम्पल है लिटमस। यदि हम नीले लिटमस को अम्ल में ले जाते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाल। और लाल लिटमस को क्षार में ले जाते हैं तो वो नीला हो जाता है। लिटमस के बाद है लाल पत्ता गोभी का रस। इसे यदि हम अम्ल में ले जाते हैं तो लाल ही रहता है, लेकिन अगर हम इसे क्षार में ले जाते हैं तो हरा हो जाता है। वही बात करें हल्दी की, यदि इसे हम अम्ल में ले जाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन क्षार में ले जाते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वही बात करें हाइड्रेंजिया के फूल के रस का, तो इसको अम्ल में ले जाते हैं तो ये नीला हो जाता है, और क्षार में ले जाते हैं तो गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक में अगर लें फिनोल्फथालीन, जो कि अम्ल में रंगहीन रहता है लेकिन क्षार में गुलाबी होता है। वहीं मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला होता है। और अगर हम बात करें गंधी सूचक की, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि गंधी सूचक कैसे हमें पता चलेगा कि अम्ल में है या क्षार में है, तो अगर हम प्याज के रस की बात करें तो ये अम्ल में बहुत तीक्ष्ण गंध देते हैं, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं देते। वही बात करें वैनिला की, तो यह अम्ल में समान गंध रखता है, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं देता। वही बात करें हम लौंग के तेल की, तो ये अम्ल में समान गंध रखता है, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं देता। तो ये थे आपके प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट सूचक के नाम दिए गए हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए, और वे अम्ल या क्षार में कैसा रंग देते हैं उनको आप याद करिए। और आपको पूरे याद नहीं करने हैं, खासकर 3 याद कर लीजिए। और मेरे हिसाब से आप लिटमस, फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज, इन तीनों के नाम याद कर लीजिए, और कैसा रंग ये अम्ल या क्षार में देते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता की। तो किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे यदि कोई अम्ल है तो उसमें यदि H+ आयन की मात्रा अधिक है तो वो प्रबल अम्ल है। अगर OH- आयन की मात्रा अधिक है तो वो प्रबल क्षार है। अगर H+ आयन की मात्रा कम है तो दुर्बल अम्ल है। OH- आयन की मात्रा कम है तो वो दुर्बल क्षार है।
तो इन आयनों पर निर्भर करता है कोई अम्ल प्रबल अम्ल है या फिर प्रबल क्षार है। तो किसी भी अम्ल की जो प्रबलता है या क्षारकता है एक इंडिकेटर द्वारा ज्ञात की जाती है, और ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं अनेक सूचकों का मिश्रण होते हैं, मतलब इसमें अनेक सूचक मिश्रित होते हैं, और यह सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे लिटमस है, लिटमस अगर हम अम्ल में डालते हैं तो नीला लाल हो जाता है, परंतु हमें ये नहीं पता चलता कि वह अम्ल प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो अपना अलग अलग कलर रेंज देते हैं। जैसे अगर दुर्बल अम्ल है तो उसका कलर अलग होगा, प्रबल अम्ल है तो उसका कलर अलग होगा। तो वो अलग अलग कलर रेंज देकर हमें बता देते हैं कि दिया गया विलयन प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, इस आधार पर हमें पता चल जाता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर के अलग अलग रेंज आपको दिखाई देंगे। जैसे यदि विलयन प्रबल अम्ल है तो रेड कलर का दिखाई देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर बहुत कम अम्ल है अर्थात तनु अम्ल है तो वहाँ पर आपको लाइम ग्रीन दिखाई देगा। यदि विलयन दुर्बल क्षार है तो डार्क ग्रीन दिखाई देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यदि प्रबल क्षार है तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपका पर्पल कलर का दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो बात करते हैं हम पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल होता क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो जो विलयन है, कोई भी विलयन है जिसमें H+ आयन की सांद्रता क्या है, मतलब उसकी मात्रा कम है या अधिक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए एक हम स्केल यूज़ करते हैं, और उसी स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो पीएच में जो पी है, पी का मतलब है पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब यदि हम बात करें पीएच रेंज की, तो जो पीएच रेंज होता है या पीएच जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच होता है। यदि पीएच मान 7 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 हो, तो वह विलयन उदासीन होगा, जैसे वाटर, जल। वहीं अगर पीएच मान 7 से कम हो तो ऐसा विलयन होता है अम्लीय विलयन। याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो ऐसे विलयन होते हैं क्षारीय विलयन। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यदि H+ आयन की मात्रा कम होती है तो वे दुर्बल अम्ल होते हैं, और H+ आयन की मात्रा अधिक होती है तो वे प्रबल अम्ल होते हैं। वहीं बात करें OH- आयन की, यदि OH- आयन की मात्रा कम होती है तो वो दुर्बल क्षार होते हैं, यदि OH- आयन की मात्रा अधिक होती है तो वो प्रबल क्षार होते हैं। तो नीचे आपको टेबल बनाया हुआ है प्रकृति का, कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, जो कि 0 से 14 के बीच में है, और जहाँ पर 7 है वहाँ पे उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति है। और अम्लीय प्रकृति में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है और क्षारीय प्रकृति में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पीएच के फार्मूले के बारे में जानेंगे, पीएच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उनको जानेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी अम्ल की जो शक्ति है उसमें H+ आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि H+ आयन की मात्रा अधिक है तो प्रबल अम्ल, कम है तो दुर्बल क्षार। तो H+ आयन की सांद्रता के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि 1909 में एक स्केल दिया जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो याद रखिएगा, पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पीएच स्केल होता क्या है, पहले हम ये जाने डिफिनीशन और उसका फार्मूला। तो किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। ये डिफिनीशन है पीएच का, आप इसको याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। तो आइए देखते हैं कि फार्मूला कैसे आता है। तो जैसा कि ऊपर डिफिनीशन है कि पीएच जो होता है H+ आयन की सांद्रता, तो H+ आयन की सांद्रता हो गया, ब्रैकेट जो है आपको दिखाता है H+ आयन की सांद्रता। उसके बाद ये कह रहा है कि H+ आयनों की सांद्रता के लघु गुणक, तो माइनस लॉग। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। आइए हम देखते हैं कि जल का पीएच मान कैसे आता है। तो यदि हम बात करें जल की, तो जल में जो H+ आयन की जो सांद्रता का मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁷। अब इस वैल्यू को हम लोग फार्मूले में पुटअप करें, तो अगर हम फार्मूले में पुटअप करते हैं तो हमारा आता है माइनस लॉग 10⁻⁷। अब यदि आपने लॉग पढ़ा है तो लॉग में जो होता है, जो पावर होता है वही हमारा वैल्यू होता है, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। तो जैसा कि क्वेश्चन में 10⁻⁷ है तो 10 के घात हट जाएगा और वैल्यू हो जाएगी -7।
हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू होती है 1 और बाहर ब्रैकेट में log के बाद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 तो 7 इंटू 1 आंसर आ गया 7। तो pH वैल्यू वाटर का क्या आ गया 7। और जब मैंने बताया था pH वैल्यू 7 होता है तो वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसलिए जल एक उदासीन विलयन है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब pH वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच होता है तो वो अम्ल होता है। अब यदि जो pH वैल्यू है 0 से लेके 3.5 के बीच हो, अर्थात जो pH वैल्यू वो 0 से लेके 3.5 के बीच हो, तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो होते हैं प्रबल अम्ल। अब यदि pH वैल्यू 3.5 से लेकर 7 के बीच हो तो वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। याद रखिएगा 0 से लेके 3.5 के बीच है तो प्रबल अम्ल और 3.5 से 7 के बीच है तो दुर्बल अम्ल। वही हम लोगों ने क्षार के बारे में पढ़ा था। तो क्षार में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्षार होते हैं इनकी वैल्यू होती है 7 से लेकर 14 के बीच। तो यदि वैल्यू 7 से लेकर 10.5 के बीच हो तो ये होते हैं दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे दुर्बल गलत लिखा हुआ है तो सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यदि वैल्यू जो है 10.5 से लेकर 14 के बीच हो तो वे कहलाएंगे प्रबल भस्म। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्षार को भस्म भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्षार और भस्म में। तो आइए देखते हैं कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो यदि हम बात करें इसके महत्व की तो सबसे पहले हम पौधे एवं पशु में pH के प्रति संवेदनशीलता को देखेंगे। तो हमारे शरीर का जो pH रेंज होता है वो 7 से लेकर 7.8 pH के बीच होता है और इस रेंज पे ही हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करें वर्षा के जल का जो pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसे बारिश को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है वो होता है 5.6 से कम। वहीं बात करें हमारे पाचन तंत्र में pH का, तो आगे हम लोग जब पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है, उदर है, उसमें एक HCl सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। यदि हम बात करें अपच की स्थिति में तो उदर में अधिक मात्रा में HCl बन जाता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटी एसिडिक क्षारकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में मतलब पेट में एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो कौन से क्षार का प्रयोग करते हैं? जनरली हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी में, और जो मार्केट में आपको अक्सर मिलते हैं इनो या ये सभी, ये सब यही एंटी एसिडिक होते हैं, अर्थात ये बेस होते हैं जो कि हमारे पेट के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है वो बेस के द्वारा उसे न्यूट्रल कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो विलयन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। आइए pH रेंज के बारे में हमारे जीवन में क्या महत्व है और भी कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण को देखते हैं। pH परिवर्तन के कारण दांत का क्षय। तो जब मुंह में pH मान जो होता है 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो दांत पर एक ऊपर की ओर एक कवरिंग होती है जो कि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं इनेमिल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। याद रखिएगा हमारे शरीर का जो सबसे कठोर पार्ट होता है, दांत के ऊपर पाए जाने वाली जो कवरिंग होती है वो इनेमिल की होती है। तो इनेमिल जो एक कठोर पार्ट है यह जल में नहीं घुलता, परंतु जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये गलने लगता है और जिसके कारण दांत में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये pH रेंज इम्पॉर्टेंट है मुंह के दांत के क्षय के लिए। तो याद रखिएगा कि जब हम मंजन करते हैं तो ये क्या करता है, pH वैल्यू को हटा देता है, मतलब हमारे जो माउथ का जो एसिडिक मीडियम है उसे न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है। यदि बात करें pH के अगले इंपॉर्टेंट की, तो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने पर आराम मिलता है। तो याद रखिएगा जो बेकिंग सोडा होता है अगर उसका यूज़ करते हैं डंक वाले पार्ट पे तो आराम मिलता है। वही बात करते हैं हम नेटल की, तो नेटल जिस पार्ट पे काटता है या डंक वाले भाग पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण उस भाग पर जलन और दर्द का अनुभव होता है। यदि दर्द वाले भाग पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ दी जाए तो आराम मिलता है। तो यदि दैनिक जीवन में अगले pH वैल्यू से रिलेटेड बातें करें तो थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उपस्थिति। तो जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है।
इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और उससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। फलतः जो मांसपेशियां होती हैं वहाँ पर जो एनाबॉलिक रेट होती है वो बढ़ जाती है और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है। तो बस सिंपली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जब कभी आप अक्सर दौड़ते हैं तो आप देखते हैं कि मांसपेशियों में बहुत अधिक दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अनाक्षी श्वसन के कारण वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पर दर्द का अनुभव होता है। वहीं बात करें हम अगले प्रयोग की, तो अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे दूर किए जाते हैं। कॉपर के बर्तनों पर भास्पिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उनकी चमक बदरंग हो जाती है। तो जब कॉपर को वायु में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन जम जाता है तो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो उसकी चमक को दूर कर देता है। अब इस पर नींबू के रस से अगर हम धोते हैं तो नींबू के रस में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल क्या करता है, इसके जो परत है ऑक्साइड के उसको हटा देता है और इसके हटाने से जो आपका कॉपर का बर्तन है वो चमकीला दिखाई देता है। वहीं बात करें हम मिट्टी के पीएच की, तो मिट्टी का अगर पीएच मान 7 के आसपास रहता है तो अधिकांश पौधे की वृद्धि जो होती है वो संतोषजनक ढंग से होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से पौधों का जो वृद्धि होता है वो होता रहता है। मिट्टी में अगर अत्यधिक अम्लीयता या क्षारकता होती है तो पौधे की जो वृद्धि होती है वो बाधित हो जाती है। तो मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना, भकरा चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसके पीएच को नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये था पीएच स्केल और पीएच के इम्पोर्टेंस जो कि दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और पार्ट बचे हुए हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो कि मैं थर्ड पार्ट में उसको कंटिन्यू करूँगा और आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।